हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG1 ब्रिटिश पोएट्री के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, कमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी इन द एमोरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एडमंड स्पेंसर ने एमोरेटी सोनेट्स में सेंसुअलिटी यानी प्रेम और शारीरिक भावनाओं को कैसे दिखाया है। हमें उनके इमेजरी, टोन और पोएटिक स्टाइल पे ध्यान देना है, जहां उन्होंने प्यार को एक पवित्र और आध्यात्मिक रूप में दिखाया है, न कि केवल शारीरिक इच्छा के रूप में। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमंड स्पेंसर के अमोरेटी 89 सोनेट्स का एक सीक्वेंस है जो उनके अपने प्रेम और शादी को सेलिब्रेट करता है। यह एलिजाबेथन ईरा का एक अनोखा वर्क है जहां लव और सेंसुअलिटी दोनों को एक मोरल और स्पिरिचुअल रूप में दिखाया गया है। स्पेंसर के लिए सेंसुअलिटी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें बॉडी और सोल दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मेन बॉडी। 1. सेंसुअलिटी का स्वरूप अमोरेटी में सेंसुअलिटी का मतलब केवल शारीरिक डिजायर नहीं है, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पेंसर फिजिकल ब्यूटी को डिवाइन ब्यूटी का रिफ्लेक्शन मानते हैं। उनके लिए डिजायर एक ऐसी भावना है जो पाप नहीं, बल्कि पवित्रता तक ले जाती है। जैसे सोनेट 15 में वो अपनी बिलवड की आंखों को स्टॉस से कंपेयर करते हैं, जहां फिजिकल ब्यूटी एक स्पिरिचुअल एडमिरेशन में बदल जाती है। 2. सेंसुअल इमेजरी और मेटाफोर्स का प्रयोग। स्पेंसर ने सेंसुअलिटी दिखाने के लिए नेचर की इमेजरी का बहुत खूबसूरत उस किया है। फ्लावर्स, लाइट, फ्रेग्रेंस और स्वीटनेस। स्प्रिंग, रोजेस और सनशाइन जैसे सिंबल्स फर्टिलिटी और लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सोनेट 64 में वो बताते हैं कैसे लेडी की ब्यूटी उन्हें लिखने की इंस्पिरेशन देती है। उनकी इमेजरी सॉफ्ट और स्वीट है, लेकिन कभी वल्गर नहीं लगती। यह कंट्रोल सेंसुअलिटी एक डिवाइन ऑर्डर का सिंबल बन जाती है। 3. सेंसेस का स्पिरिचुअलाइजेशन। स्पेंसर ने सेंसेस, साइट, टच, इमोशंस को एक सेक्रेड अनुभव में बदला है। अमोरेटी में फिजिकल लव को शादी के पवित्र बंधन से जुदा दिखाया गया है। सोनेट 68, ईस्टर सोनेट में वो क्रिस्ट के रेजरेक्शन को अपने लव के रिन्यूअल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ सेंसुअल और स्पिरिचुअल दोनों लव एक हो जाते हैं। बॉडी और सोल का बैलेंस हाई स्पेंसर के लव का को है। सेंसुअलिटी उनके लिए एक डिवाइन अनुभव बन जाता है। 4. दूसरे एलिजाबेथन पोएट से तुलना। शेक्सपियर और सिडनी के मुकाबले स्पेंसर का लव ज्यादा कंट्रोल्ड और पूरे है। शेक्सपियर जहां पैशन और फ्लॉस को दिखाते हैं, स्पेंसर डिजायर को एक मोरल परफेक्शन के रूप में दिखाते हैं। उनकी सेंसुअल इमेजरी में पायटी और पैशन का परफेक्ट बैलेंस है। यह रेनेसांस ह्यूमनिज्म के आइडियल को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहां इंसानी इमोशंस को डिवाइन विल से गाइड किया गया है। 5. डिवाइन यूनियन तक का सफर। अमोरेटी के एंड तक सेंसुअलिटी एक सैक्रेड मैरिटल ब्लिस में बदल जाती है। कंपेनियन पोएम एपिथालमियो में स्पेंसर ने शादी के फिजिकल यूनियन को भी डिवाइन माना है। उनके लिए सेंसुअलिटी एक पवित्र पथ है जिससे इंसान डिवाइन लव तक पहुंचता है। कंक्लूजन। स्पेंसर के अमोरेटी में सेंसुअलिटी लस्ट नहीं, बल्कि पवित्रता और डिवाइन लव का प्रतीक है। उन्होंने नेचर और ब्यूटी के जरिए दिखाया कि बॉडी और सोल दोनों मिलकर एक हायर ट्रूथ को पाते हैं। उनका लव एक मोरल और स्पिरिचुअल जर्नी है जहां डिजायर एक पवित्र अनुभव बन जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. The Christian and classical elements are closely interwoven in Lycidas. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम लाइकिदास में क्रिश्चियन, धार्मिक और क्लासिकल, पुरानी ग्रीक रोमन मिथक और कहानियों के एलिमेंट्स को कैसे साथ जोड़ा है। हमें दोनों के एग्जाम्पल्स के साथ ये बताना है कि मिल्टन ने इन्हें मिलाकर पोयम को कैसे और गहरा बनाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉन मिल्टन की पोयम लाइकिदास एक पास्टरल एलेजी है जो उसने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर लिखी थी। पोयम में मिल्टन ने क्रिश्चियन विश्वास जैसे फेथ, रेजरेक्शन और डिवाइन जस्टिस को क्लासिकल इमेजरी और मैथोलॉजी के साथ मिला दिया है।
ये कॉम्बिनेशन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि लाइफ और इमोर्टैलिटी पर गहरा विचार करने के लिए है। मेन बॉडी। 1. पास्टरल ट्रेडिशन और क्लासिकल फ्रेमवर्क। लाइकेदास एक पास्टरल एलेजी फॉर्म में लिखी गई है, जिसका सोर्स ग्रीक रोमन पोएट्स जैसे वर्जिल और थियोग्रिटस के वर्क्स हैं। यहाँ पोएट्स अपने आप को शेपर्ड्स के रूप में दिखाते हैं जो अपने दोस्त के मौत पर शोक मनाते हैं। मिल्टन भी अपने दोस्त को लाइकेदास, एक शेपर्ड के रूप में दिखाता है। पोएम के शुरू के लाइन्स येट वंस मोर, ओ ये लॉरल्स एंड वंस मोर, पूरी तरह क्लासिकल सिंबल से भरी है। ये सब इमेजरी पोएटिक फेम और इमोर्टैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मीनिंग। मिल्टन ने क्लासिकल फॉर्म को यूज करके अपने पर्सनल ग्रीफ को यूनिवर्सल बना दिया, जिससे पोएम एक आर्टिस्टिक और इमोशनल रूप ले लेती है। 2. क्लासिकल अलूजन्स और पगन इमेजरी। पोयम में मिल्टन ने अपोलो, म्यूजेस, निम्फ्स, एरेथ्यूजा और कैमू जैसे क्लासिकल डेटीज का मेंशन किया है। ये सब रेफरेंसेस पोएम को ग्रैंडर और मिथिक टोन देते हैं। जब वो लिखता है वे वो ये निम्फ्स व्हेन द रिमोर्सलेस डीप क्लोज्ड ओवर द हेड ऑफ योर लव्ड लिसिडास, तो वो दिखाता है कि इवन मिथिक पावर्स भी मौत के आगे मजबूर है। ये इमेजरी ग्रीफ को और यूनिवर्सल बनाती है। मीनिंग। मिल्टन ने इन पेगन सिंबल्स का यूज सिर्फ आर्टिस्टिक डेप्थ के लिए किया है, ना कि बिलीफ के रूप में। 3. क्रिश्चियन बिलीफ्स और थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। पोएम के बीच से हाई क्रिश्चियन टोन डोमिनेट करने लगती है। मिल्टन पेगन वर्ल्ड से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल फेथ और डिवाइन जस्टिस की बात करता है। सेंट पीटर, जो पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक के नाम से आता है, करप्ट क्लर्जी पर प्रहार करता है। मिल्टन के लिए असली सुकून गॉड के जस्टिस और इटर्नल लाइफ में है। पोएम के एंड में लिखता है हेंसफॉर्थ दाउ आर्ट द जीनियस ऑफ द शो, जिसमें रेजरेक्शन और इमॉर्टल लाइफ की भावना है। मीनिंग। इस बात में मिल्टन बताता है कि असली मोक्ष और पीस सिर्फ क्रिश्चियन बिलीफ से मिलता है, पेगन मिथ्स सिर्फ सरफेस ब्यूटी देते हैं। 4. दोनों ट्रेडिशंस का फ्यूजन। मिल्टन का टैलेंट इसी में है कि उसने क्लासिकल और क्रिश्चियन एलिमेंट्स को एक साथ हार्मोनाइज किया। क्लासिकल इमेजरी पोएम को ब्यूटी देती है और क्रिश्चियन थीम उससे डेप्थ देता है। पोएम का स्ट्रक्चर भी दोनों के फ्यूजन को फॉलो करता है। शुरू होती है पास्टरल ग्रीफ से, बीच में पगन इमेजरी आती है और एंड होता है क्रिश्चियन होप पर। यह अप्रोच रेनेसांस ह्यूमनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, जहां नॉलेज और फेथ दोनों को बैलेंस किया जाता था। कंक्लूजन। लाइकेदास में मिल्टन ने क्लासिकल और क्रिश्चियन दोनों ट्रेडिशंस को मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत और मीनिंगफुल पोएम बनाई है। क्लासिकल एलिमेंट्स पोएटिक चार्म देते हैं, जबकि क्रिश्चियन थॉट उसे स्पिरिचुअल मीनिंग देता है। इस तरह लाइकेदास एक एलेजी होने के साथ एक फेथ का यात्रा बन जाती है, ग्रीफ से होप तक। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Critically comment on the elements of romanticism in Dejection, an ode. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कोलरिज के पोएम डिजेक्शन, एन ओड को रोमांटिसिज्म के एंगल से समझाना है। हमें बताना है कि इस पोएम में रोमांटिक एलिमेंट्स जैसे इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर, मेलंकली और पोएट का रोल कैसे दिखाई देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजेक्शन, एन ओड एस.टी. कोलरिज का एक बहुत ही इमोशनल और फिलोसॉफिकल पोएम है। ये 1802 में लिखा गया था जब कोलरिज डिप्रेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे। रोमांटिक पोएट्री का मेन फोकस इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर पर होता है। इस पोएम में कोलरिज रोमांटिक आइडियल्स को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी इमेजिनेशन के लॉस और स्पिरिचुअल स्ट्रगल को भी दिखाते हैं। मेन बॉडी। 1. रोमांटिक सब्जेक्टिविटी और इमोशनल इंटेंसिटी। रोमांटिक पोएट्री हमेशा पोएट के पर्सनल इमोशंस और इनर फीलिंग्स को दिखाती है। इस पोएम में कोलरिज अपने डिप्रेशन और इनर सॉरो को डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। जब वो लिखते हैं आई सी नॉट फील हाउ ब्यूटिफुल दे आर, तो ये उनके इमोशनल नमनेस को दिखाता है। यह सेल्फ एक्सप्रेशन और इमोशनल ऑनेस्टी रोमांटिक पोएट्री का मेन फीचर है। 2. नेचर का रोल और इमोशनल कनेक्शन। रोमांटिक पोएट्स के लिए नेचर एक हीलर और टीचर थी। कोलरिज भी पहले नेचर से इंस्पिरेशन लेते थे, लेकिन इस पोएम में वो उससे डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। उनका कहना है कि असली जॉय बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जॉय इज द स्वीट वॉइस, जॉय द ल्यूमिनस क्लाउड, वी इन आवरसेल्व्स रिजॉइस। यह आइडिया बताता है कि नेचर तभी मीनिंगफुल होती है जब ह्यूमन माइंड उससे कनेक्ट हो। 3. इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर का लॉस। रोमांटिक मूवमेंट इमेजिनेशन को डिवाइन पावर मानता था।
कोलरिज के लिए इमेजिनेशन शेपिंग स्पिरिट थी जो रियलिटी को ब्यूटी में बदलती है। लेकिन इस पोएम में वो अपनी इमेजिनेशन के लॉस से परेशान है। उनके लिए ये लॉस सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि आर्टिस्टिक क्राइसिस भी है। रोमांटिक पोएट्स के लिए इमेजिनेशन ही उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता था। 4. मेलंकली, आइसोलेशन और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। पोएम का ओवरऑल मूड मेलंकोलिक है। कोलरिज अपने आप को आइसोलेटेड और स्पिरिचुअली एम्प्टी महसूस करते हैं। लव, जॉय और क्रिएटिविटी ये सब रोमांटिक आइडियल्स हैं जो अब उनसे दूर लग रहे हैं। फिर भी पोएम के एंड में वो अपनी बिलवड सारा हचनसन के लिए ब्लेसिंग देते हैं, जिसमें लव और कंपैशन का रोमांटिक स्पिरिट दिखाई देता है। कंक्लूजन, डिजेक्शन। एन ओड एक डीपली रोमांटिक पोएम है जिसमें कोलरिज इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर के थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी रोमांटिक पोएम है जहां पोएट अपनी इंस्पिरेशन और जॉय को खो चुका है। इसमें कोलरिज ने अपने दुख को आर्ट में बदलकर रोमांटिक स्पिरिट को एक नई डेप्थ दी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Compare and contrast the epithalamion and prothalamion as wedding songs. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एडमंड स्पेंसर के दोनों वेडिंग पोएम्स, एपिथालमियो और प्रोथेलेमायो, का कंपैरिजन करना है। हमें बताना है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, उनका थीम, टोन, स्ट्रक्चर और मैसेज क्या है, और स्पेंसर ने मैरिज और लव को कैसे दिखाया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज के एक मशहूर पोएट थे। उन्होंने दो बहुत हाई खूबसूरत वेडिंग पोएम्स लिखी, एपिथालमियो और प्रोथेलेमायो। दोनों पोएम्स शादी और खुशी को सेलिब्रेट करती है, लेकिन उनका टोन और पर्पस अलग है। एपिथालमियन स्पेंसर की अपनी शादी के लिए लिखा गया इमोशनल पोएम है, जबकि प्रोथेलेमायो एक पब्लिक पोएम है जो अर्ल ऑफ वोस्टर की दोनों बेटियों की शादी के लिए लिखा गया था। दोनों पोएम्स में स्पेंसर ने नेचर, गोद और प्योरिटी के सिंबल से मैरिज को एक सेक्रेड यूनियन के रूप में दिखाया है। मेन बॉडी। 1. थीम्स एंड पर्पस। एपिथालमियन 1595 में लिखा गया ये पोएम स्पेंसर के पर्सनल लव और मैरिज को सेलिब्रेट करता है। पोएम रोमांटिक और इमोशनल है, जहां वो अपनी ब्राइड के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स मांगता है। इसमें मैरिज को एक सैक्रेड और स्पिरिचुअल एक्ट के रूप में दिखाया गया है। प्रोथेलेमियन 1596 में लिखा गया ये पोएम अर्ल ऑफ वोस्टर की बेटियों के डबल मैरिज के लिए लिखा गया। इसका टोन फॉर्मल और रिफ्लेक्टिव है और थोड़ा पॉलिटिकल भी। इसमें रोमांटिक पैशन कम और सोशल हार्मनी ज्यादा दिखाई गई है। कंपैरिजन। एपिथालमियन पर्सनल और प्राइवेट फीलिंग दिखाता है, जबकि प्रोथेलेमायो पब्लिक और सोशल सेलिब्रेशन है। 2. टोन एंड मूड। एपिथालमियो का टोन जॉयफुल और पैशनेट है, स्पेंसर अपनी ब्राइड के लिए एक्साइटमेंट और डिवोशन दिखाता है। प्रोथेलेमायो का टोन काम और पीसफुल है, शुरू में थोड़ा सैड टोन है, लेकिन एंड में ब्लेसिंग और पीस आ जाती है। दोनों पोएम्स पोएट के इमोशनल ग्रोथ को दिखाती है, पर्सनल लव से यूनिवर्सल पीस तक। एग्जाम्पल। एपिथालमियो में स्पेंसर लिखता है, ओपन द टेम्पल गेट्स अनटू माई लव, जो उसकी एक्साइटमेंट बताता है। प्रोथेलेमायो में लाइन है, काम वॉज द डे, जो पीस और सिंप्लिसिटी दिखाता है। 3. स्ट्रक्चर एंड इमेजरी। एपिथालमियो में 24 स्टैंजर्स है, जो शादी के एक पूरे दिन के 24 घंटे को सिंबलाइज करते हैं। प्रोथेलेमायो हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है और इसमें रिवर थेम्स और स्वान्स की इमेजरी यूज हुई है। एपिथालमियो में मिथोलॉजिकल फिगर्स जैसे वीनस, हाइमन और अपोलो का जिक्र है। प्रोथेलेमायो में भी मिथोलॉजिकल इमेजेस है, लेकिन ज्यादा काम और रिफ्लेक्टिव स्टाइल में। कंपैरिजन। एपिथालमियो की इमेजरी एनर्जेटिक और पैशनेट है, जबकि प्रोथेलेमायो की इमेजरी सरीन और सिंबॉलिक है। 4. सिंबलिज्म एंड मीनिंग। एपिथालमियो में मैरिज एक स्पिरिचुअल और इमोशनल यूनियन का सिंबल है। प्रोथेलेमायो में स्वान्स प्योरिटी और हार्मनी का सिंबल है। रिवर थेम्स लाइफ और कंटिन्यूटी का मेटाफोर है। कॉन्ट्रास्ट। एपिथालमियन पर्सनल लव का सेलिब्रेशन है, जबकि प्रोथेलेमायो पब्लिक हैप्पीनेस का। एक पैशन दिखाता है, दूसरा पीस। कंक्लूजन। दोनों पोएम स्पेंसर के पोएटिक आर्ट के मास्टरपीस है। एपिथालमियो उसके पर्सनल लव और डिवोशन को दिखाता है, जबकि प्रोथेलेमायो यूनिवर्सल पीस और हार्मनी को। दोनों मिलकर स्पेंसर के विजन को कंप्लीट करते हैं, जहां लव सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक डिवाइन कनेक्शन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5.
Make a critical analysis of the Prelude, book by William Wordsworth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें द प्रेल्यूड के बुक का क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है। मतलब, हमें बताना है कि इस पार्ट में वर्ड्सवर्थ ने अपने बचपन, नेचर के साथ अपने रिलेशन, अपने इमेजिनेशन और पोएटिक ग्रोथ को कैसे दिखाया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें पोएट अपनी स्पिरिचुअल और पोएटिक जर्नी बताता है। ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और वर्ड्सवर्थ के सेल्फ रियलाइजेशन का सफर दिखाती है। बुक का टाइटल चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम है, जिसमें पोएट अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को याद करता है और दिखाता है कि उन्होंने उसके कैरेक्टर और इमेजिनेशन को कैसे शेप किया। ये पार्ट पूरे पोएम के फिलॉसफी का बेस बनाता है। मेन बॉडी। 1. ऑटोबायोग्राफिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। द प्रेल्यूड एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वर्ड्सवर्थ अपने बचपन और यूएस एनवायरनमेंट को याद करता है जहां उसकी इमेजिनेशन डेवलप हुई। ये पोएम सिर्फ इंसिडेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि पोएट के माइंड के ग्रोथ का रिकॉर्ड है, कैसे नेचर और एक्सपीरियंस ने उसके मोरल और इमोशनल सेंस को बनाया। वर्ड्सवर्थ के लिए मेमोरी एक क्रिएटिव फोर्स है जो पास्ट के खुशियों को वापस लाकर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। 2. चाइल्डहुड और नेचर का रोल। वर्ड्सवर्थ के बचपन को फ्रीडम और इनोसेंस के टाइम के रूप में दिखाया गया है। उसने बोटिंग, स्केटिंग और बर्ड नेस्टिंग जैसे एक्शंस को सिर्फ फन नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के रूप में दिखाया। नेचर उसके लिए एक टीचर है जो कभी प्लेजर, कभी फियर के थ्रू उसको मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्पॉट्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट यही से स्टार्ट होता है, कुछ इंटेंस मोमेंट्स जो लाइफ के डीपर मीनिंग को रिवील करते हैं। 3. इमेजिनेशन का डेवलपमेंट। पोएट का इमेजिनेशन नेचर के साथ इमोशनल एनकाउंटर से ग्रो करता है। बोट स्टीलिंग एपिसोड में जब वो गिल्ट और फियर फील करता है, टैब नेचर यूज डिसिप्लिन करती है। ये एक्सपीरियंस बताता है कि वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर एक मोरल गाइड है जो मनुष्य के अंदर के इमोशंस को शेप करती है। उसके लिए इमेजिनेशन एक डिवाइन क्रिएटिव पावर है जो इंसान को स्पिरिचुअलिटी और ट्रूथ के करीब ले जाती है। 4. पोएटिक स्टाइल और रोमांटिक फीचर्स। पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है जिससे एक नेचुरल और डिग्निफाइड फ्लो मिलता है। रोमांटिक फीचर्स इंक्लूड इंडिविजुअल इमोशन और पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस, नेचर का ग्लोरिफिकेशन, इमेजिनेशन को एक डिवाइन क्रिएटिव शक्ति के रूप में दिखाना, सब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव टोन। वर्ड्सवर्थ का स्टाइल सिंपल है पर डीपली थॉटफुल। उसने ऑर्डिनरी रूरल एक्सपीरियंसेस को फिलोसॉफिकल डेप्थ दी है। 5. थीम्स और सिंबलिज्म। ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। चाइल्डहुड से मेच्योरिटी तक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का जर्नी। नेचर एज अ मॉरल फोर्स। नेचर प्लेजर भी देती है और लेसन भी सिखाती है। मेमोरी और रिफ्लेक्शन। पास्ट एक्सपीरियंसेस को मेमोरी के थ्रू मीनिंग मिलता है। चाइल्डहुड इनोसेंस। बचपन को ह्यूमन प्योरिटी और डिवाइन कनेक्शन का सिंबल माना गया है। कंक्लूजन। द प्रेल्यूड के बुक 1 में वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है कि कैसे बचपन के एक्सपीरियंसेस और नेचर के साथ रिलेशन ने उसकी पोएटिक आइडेंटिटी बनाई। ये पोएम इंसान और प्रकृति के बीच के स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझाती है। ये रोमांटिक ईरा का परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पोएट अपने अंदर और बाहर दोनों वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।